हेलो डियर लीगल फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। देखिए, हम अरेस्ट पे बात कर रहे थे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अरेस्ट क्या होता है। कोई पुलिस वाला अगर गिरफ्तार करने आता तो आपके क्या कानूनी अधिकार है और पुलिस वाले की पावर्स क्या क्या होंगी वहाँ पे। इसका प्रीवियस एक पार्ट हम बना चुके हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में हम जानते हैं कि चैप्टर 5 ने जो है आपका अरेस्ट के बारे में पूरा प्रोविज़न दिया है। तो चैप्टर 5 जो है सेक्शन 41 से लेकर 60A तक बात करता है अबाउट द अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। और ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 का लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। वहाँ हमने बात की थी कि हु कैन अरेस्ट। हम इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह डिवाइड किया कि हु कैन अरेस्ट। अब आज हम बात करेंगे हाउ कैन अरेस्ट। अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे किया जाएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो के साथ आगे। देखिए, CRPC 1973, कोई भी पुलिस वाला जब आपको अरेस्ट करने आता है तो उसे एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। CRPC ने जहां पुलिस वाले को पावर दी गई है टू अरेस्ट, पावर टू अरेस्ट दिया है पुलिस वाले को, कहाँ दिया है भाई 154 में वो कर सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब कोई FIR आती है तो 41 में वो अरेस्ट कर लेगा। 41 में कई सारे ग्राउंड बताए थे, हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि भाई जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है, वहाँ हमने 2 कंडीशन की थी। एक कही थी जहाँ 7 साल से कम की है और एक है जहाँ पे 7 से ज़्यादा की पनिशमेंट है। तो इन कंडीशंस में जब 7 साल से कम होती है तो देखिए यहाँ पे आगे हम डिस्कस करेंगे। हालांकि वो केस, एक केस आया था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस पे पूरा डिस्कशन करेंगे, एक अलग से वीडियो बनने का केस है ये केस वैसे तो रिलेटेड है 498A से, लेकिन 498A में क्या बताया गया था, यही बताया गया था ना कि अरेस्ट नहीं करना है। तो जो मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट की कमेंट्स हैं इसमें अरेस्ट को लेके, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि भी बिना बात किसी को ऐसे ही अरेस्ट नहीं करना है। जब भी अरेस्ट करने जाता है कोई पुलिस ऑफिसर तो ही मस्ट आस्क हिमसेल्फ व्हाई टू अरेस्ट। 41 की सारी कंडीशंस क्या वहाँ फुलफिल हो रही हैं। जैसे अगर 7 साल से कम करेगा तो वहाँ रिटर्न में उसको एक रीज़न देना पड़ेगा कि मैंने क्यों अरेस्ट किया है। क्या सिर्फ मेरे एक नोटिस से काम नहीं चल सकता था? क्या मैं इस इंडिविजुअल को ऐसे बोल देता कि भी तुम कोर्ट मतलब कि नहीं आता? क्या उसने ऐसा ऑफेंस किया है कि जो अगर मैं उसको नहीं पकड़ूंगा तो फिर फर्दर कोई ऑफेंस करेगा, या ही में टेम्पर विद द एविडेंसेस। ये 7 से कम जब होता है तो सारे के सारे फैक्ट्स देखने होते हैं। और जब 7 साल से ऊपर की बात होगी, इन दैट केस वो अरेस्ट करना ही है उसको। अगर नहीं करता है तो रीज़न देना है, यानी 7 से नीचे अगर अरेस्ट किया तो रीज़न देना है, 7 से ऊपर अरेस्ट नहीं किया तो रीज़न देना है। तो अरनेश कुमार वाले केस में 498A के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन आए थे और कोर्ट ने यहाँ पे 41 को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है। इस केस में हम फर्दर बात करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू था अरेस्ट का। अभी हम चलते हैं अपने फर्दर सेक्शंस के ऊपर। हम प्रीवियस वीडियो में सेक्शन 41 से लेकर के आपके 44 तक हम बात कर चुके हैं। हमने वहाँ बात की थी कि हु कैन अरेस्ट, कौन कौन करेगा भाई। 41 में पुलिस वाला करेगा, 42 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करेगा, 43 में प्राइवेट पर्सन कर सकता है, 44 में मैजिस्ट्रेट कर सकता है। तो उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देख लें। ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस फ्रॉम द अरेस्ट। सेक्शन 45 में एक स्पेशल प्रोविज़न यहाँ दे दिया गया है कि आर्म फोर्सेस के जो बंदे हैं उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। यह कहता है कि नथिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 41 से 44। 41 से 44 हमने पढ़ा था, अभी दोनों इंक्लूसिव हैं। कोई भी आर्म फोर्सेस का मेंबर है ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्टेड। भाई इसका मतलब क्या है कि जो डिफेंस फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस में उनका अरेस्ट ही नहीं किया जाएगा? ऐसा नहीं है। यहाँ इसने लिख दिया है एनीथिंग डन मीन्स व्हाट, कि इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करता है तो ये आपकी पहली कंडीशन है कि तब आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते
जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आपने देखा होगा कि वहाँ पे स्पेशल एक्ट्स लगे हुए हैं इस चीज़ के लिए, आर्म फोर्सेस प्रोटेक्शन एक्ट है अलग से वहाँ पे। तो वहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल, एनी फोर्स हु इज मेंटेनिंग दी पीस इन द सोसाइटी, वो तो उसे नहीं किया जाएगा। कब कर सकते हैं? सेकंड कंडीशन है कि करना पड़ जाए तो भाई आपने कई बार देखा हो कि कोई सिविलियन मारा गया ड्यूरिंग एनी ऑपरेशन ड्यूरिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि कुछ आर्म पर्सनल्स के ऊपर केस चले हैं, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी जाकर उनको अरेस्ट कर जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता। दूसरा प्रोविज़न यहाँ स्टेट को एम्पावर करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक नोटिफिकेशन दे के ये जो कैटेगरी ऑफ मेंबर्स हैं, हमने जो कहा आर्म फोर्सेस, हम जनरली आर्म फोर्सेस किसको मानते हैं? आर्म फोर्सेस में हम किसको लेते हैं? अपना आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, हम जनरली इन तीनों को आर्म फोर्सेस मानते हैं। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी ऐसी कैटेगरी को इसमें इंक्लूड कर सकती है जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का काम करती हैं, लेकिन उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर होगी। ये सिंपल सा सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, बस इंडेक्स बेस्ड इसको जरूर याद कर लें। दिस इज इंडेक्स बेस्ड। आप जब भी लिखते हैं तो अपने उस पर लिख लिया करें कि दिस इज आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स बेस्ड। इट मीन्स आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार सुपरफिशियली अगर उसको पढ़ लेंगे आप, दैट विल बी सफिशिएंट। और ये इंडेक्स बेस्ड है तो ये आपको पता रहेगा उस टाइम पे। चलिए अब से शुरू होता है कि अरेस्ट कैसे किया जाए भाई। अब आ जाती है असली कहानी। पहले हम बेर एक्ट पढ़ेंगे, बेर एक्ट के बाद हम इसमें डिटेल्ड में चर्चा करेंगे कि अरेस्ट कैसे होता है। देखिए बेर एक्ट यहाँ पे क्या कहता है, टोटल 4 सब सेक्शन दिए गए हैं 46 में, और ये मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। ये क्या कहता है कि इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम। तो अरेस्ट कौन कर सकता है भाई? एक पुलिस ऑफिसर कर सकता है या कोई दूसरा व्यक्ति जिसको ऑथराइज किया गया है। एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ पर्सन टू बी अरेस्टेड। अभी यहाँ पे आपके देखिए जो चीज़ें होती हैं अरेस्ट के दौरान, आपके अधिकारों का आपको कैसे पता लगेगा कि भाई कब पुलिस वाला आपको टच कर सकता है, कब आपको धक्का दे सकता है, कब पकड़ सकता है, कब कितना फोर्स यूज कर सकता है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो कोई भी पुलिस अफसर या कोई ऐसा व्यक्ति जो अरेस्ट करने आया है तो वो सामने वाले की बॉडी को टच तो करेगा भी, बिना टच किए तो कन्फाइन नहीं किया जा सकता उसको। लेकिन कब टच करेगा? जब वहाँ पे सबमिशन ना हो। इफ देयर इज अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि आपको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, आप अपने आप को सरेंडर कर दें। अगर वो सरेंडर हो जाते हैं, आके चुपचाप आ जाते हैं, पुलिस वाले की डायरेक्शन फॉलो करते हैं, जाके जीप में बैठ जाते हैं और पुलिस उसे लेके चली जाती है, इन दैट केस पुलिस वाला उसको टच नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोवाइजो दे दिया है इसने, अगर जहाँ पे किसी वुमेन को अरेस्ट करना है, किसी लेडी को अरेस्ट करना है, तो क्या पुलिस वाला उस लेडी को टच कर सकता है? आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, इंटरनेट पे वायरल रहते हैं कि जेंट्स पुलिस ऑफिसर भी किसी भी वुमेन के साथ मिसबिहेव करते दिख जाते हैं, उनको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको ज़बरदस्ती खींच के थाने ले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि CRPC देखिए, पुलिस जो एक मशीनरी है विच इज़ रन बाय द स्टेट, बट इट इज़ गवर्न बाय द जुडिशरी आल्सो। यहाँ ये बियॉन्ड द लॉ नहीं जा सकते। देयर ड्यूटी इज़ टू मेंटेन द लॉ, नॉट टू ब्रेक द लॉ। तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर किसी वुमेन को अरेस्ट करना है, जब तक कि सर्कमस्टांसेस इंडिकेट नहीं करती हैं ऐसा, यानी कि वो अपने आप को समर्पित नहीं करती, वो अपने आप को सौंप नहीं देती अरेस्ट होने। मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो कहती कि आपको मैडम अरेस्ट किया जाता है, और वो कहती ठीक है चलिए मैं आपके साथ चल पड़ूंगी, अरेस्ट करना ले चलिए। और भाई मान लो ऐसे हालात हो जाते हैं कि नहीं, उसको तो पकड़ना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, तो जो पुलिस अफसर है वो फीमेल होनी चाहिए, और फीमेल पुलिस अफसर ही है। एंड यहाँ देखिए क्लियरली लिखा है, इसको आप जरूर हाईलाइट कर लें कि द पुलिस अफसर शैल नॉट टच द पर्सन ऑफ वुमेन फॉर मेकिंग अरेस्ट। यानी कि कोई दूसरा पुलिस वाला अरेस्ट नहीं करेगा जब तक कि वो फीमेल ना हो। और एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ पे अगर किसी महिला को अरेस्ट के दौरान चेक भी करना है तो वुमेन अफसर ही करेगी या कोई वुमेन करेगी, बट विद फुल डिग्निटी।
वो भी वुमेन के साथ कोई मिसबिहेव नहीं करेगी, विद डिग्निटी वो उसको करेगी। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी यहाँ पे आ जाती है कि अगर वो पर्सन रजिस्ट करता है, मतलब अरेस्ट करने आया तो वो हाथ पैर मारता है भाई, तो अपने आप को भाग छुड़ाने की कोशिश करता है, तो अटेम्प्ट टू इवेड द अरेस्ट, अरेस्ट से निकलने की कोशिश करता है, तो पुलिस अफसर वहाँ पे क्या है या कोई दूसरा व्यक्ति मे यूज ऑल मीन नेसेसरी टू द इफेक्ट ऑफ अरेस्ट, तो भी वो सारे वो काम कर सकता है जो उसे अरेस्ट के लिए ज़रूरी है। तो इसका मतलब वो उसको गोली भी मार सकता है। मूवीज़ में आपने देखा होगा, चोर आगे भागता तो बोलता रुक जाने तो मैं गोली मार दूंगा, तो ऐसे तो गोली मार देगा भी वो। तो क्या किसी को ऐसे भी डेथ कॉज की जा सकती है? देखिए यहाँ आपके लीगल स्टूडेंट होने के नाते आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या किसी की डेथ कॉज हो सकती है फॉर दी अरेस्ट, अरेस्ट के दौरान, अरेस्ट के दौरान क्या किसी को ऐसे ही मारा जा सकता है? भाई ये कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लीगल फर्टिनिटी से जुड़े हुए बंदे हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे सीधा सा सब सेक्शन 3 जो है 46 का ये बात कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स द राइट टू कॉज डेथ। भाई कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कितना फोर्स यूज कर लोगे तो आप उसकी डेथ कॉज कर दोगे। लेकिन कई बार एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, इसको माय डियर नोट कर लें, दिस इज इम्पोर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि डेथ कब कॉज की जा सकती है। अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया जो पनिशेबल विद डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। वेरी रिसेंट केस इन हैदराबाद, 4 रेपिस्ट थे जिनको डॉक्टर की उन्होंने रेप एंड मर्डर के चार्जेस थे उनके ऊपर, पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर दिया था। तो देखिए जब भी डेथ कॉज तभी हो सकती है जब भाई वो डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल कोई ऑफेंस किया है। इन दो के अलावा किसी में भी पुलिस वाला उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकता। और फोर्स की बात भी हम करेंगे, भाई कितना फोर्स यूज कर सकता है। अभी सब सेक्शन 4 देखिए, फोर्स के लिए हम देखेंगे सेक्शन 49 जब पढ़ेंगे तो आपको फोर्स की भी क्लियर कितना फोर्स यूज कर सकता है, वहाँ पे बिल्कुल केस लॉ के साथ। सेव इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। भाई वुमेन को ये इम्पावर कर दिया गया है, वुमेन को पार्लियामेंट की तरफ से ही ये प्रिविलेज दे दिया गया है, क्योंकि भारत में महिला को बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय माना जाता है। तो 2005 की अमेंडमेंट जो आई थी उसमें ये चीज़ डाली गई कि भाई किसी भी लेडी को आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं, वो लेडी जो है वो किसी ऐसे ऑफेंस में है कि उसको अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज भाई मॉर्निंग होने तक तो वो भाग जाएगी, नहीं पकड़ पाएंगे, या कोई बहुत ऐसा लगता है कि बहुत असेंशियल रिक्वायरमेंट्स जनरेट हो गई हैं वहाँ पे। अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज एग्जिस्ट कर जाती हैं तो वहाँ पे एक वुमेन पुलिस अफसर ही उसको अरेस्ट। पहली बात अपने दिमाग में रखें कि वुमेन अफसर ही कर सकती है। फिर क्या करेगी वो, किसकी लेगी? जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ से, तो कौन दे सकता है? तो भाई मिनिमम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होना चाहिए, उसकी परमिशन से ही रात में उस महिला को अरेस्ट किया जाता है, अदरवाइज उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो पुलिस अफसर को रीज़न देना पड़ता है कि उसे क्यों अरेस्ट करना ज़रूरी है। और जेएमएफसी साहब का भी ये काम है कि वो उसमें ये देखें कि हाँ भाई इसको अरेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज। तो यहाँ से देखिए 46 के सब सेक्शन 4 से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि कब इंसर्ट किया गया? 2005 में। क्या अरेस्ट किया जा सकता? नहीं, रात में नहीं किया जा सकता। आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज नहीं कर सकते हैं आप, सनसेट और सनराइज लिखा गया है। उसके बाद क्या आ जाता है कि कौन परमिशन देगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो आपके टोटल 3 क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाते हैं, चांसेस जहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका सेक्शन 46 था। अभी इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हम बात कर रहे थे सेक्शन 46 की, जो बात करता है अरेस्ट हाउ मेड, भी अरेस्ट कैसे किया जाएगा किसी को। अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस और कुछ केस लॉज देखेंगे जिससे आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे आता है कि भाई आपने 46 से क्या सीखा? 46 ने आपको बताया कि भाई किसी को भी अरेस्ट करने जाना है तो उसको पहले ओरली बताना है। अगर वो सबमिशन कर देता है देन यू नीड नॉट टू टच हिम, यू नीड नॉट टू यूज एनी फोर्स। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो भाई बचने की कोशिश करता है तो आप फोर्स भी यूज़ कर सकते हैं।
डेथ कॉज कब कर सकते हैं ये भी बता दिया गया आपको। अगर वुमेन है तो उसको रात को नहीं गिरफ्तार किया जाएगा, करना है तो जेएमएफसी आपको परमिशन देगा। क्या ओरल डिक्लेरेशन ऑफ अरेस्ट, इसको अरेस्ट माना जाएगा? यानी पुलिस वाले ने क्या किया कि ओरल डिक्लेरेशन कर दिया कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। जैसे आपने जनरली देखा, पुलिस वाला आता है और अगर कोई घर से नहीं निकला तो कहता है कि भाई बाहर आ जाओ, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो क्या ओरल डिक्लेरेशन कहना कि मैंने तुम्हें अरेस्ट कर लिया है, क्या ये अरेस्ट है? तो देखिए, ओरल डिक्लेरेशन ऑफ अरेस्ट विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट, यहाँ ना दो चीज़ें लिखी गई थी। पहले आप इस केस को लिख लें, केस लो लिख लें, ये आपका हरमोहन लाल वर्सेस एम्परर, ये 1920 का केस है। इस केस में क्या कहा गया था कि जब ओरल डिक्लेरेशन ऑफ अरेस्ट को अरेस्ट नहीं माना जाता जब तक कि या तो कांटेक्ट ना किया गया हो, कांटेक्ट कैसे, फिजिकल कांटेक्ट, या उस बंदे ने सबमिशन ना किया। फिजिकल कांटेक्ट और सबमिशन के बिना सिर्फ ओरल डिक्लेरेशन को अरेस्ट नहीं मान सकते। लेकिन यहीं पे फिर एक और बात आई थी कि सबमिशन टू कस्टडी, अभी सबमिशन टू कस्टडी अगर किसी ने कर दिया है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन अरेस्ट। सबमिशन कर दिया भाई, अब पुलिस वाले ने कहा कि चलो तुम थाने चलो, पुलिस वाले ने उसको ना टच किया, ना उसको पकड़ा, ना उसे कुछ कहा, उसको सिर्फ कहा कि तुम थाने चलो, और वो बोला कि ठीक है मैं चलता हूँ, और वो थाने की डायरेक्शन में चल देता है। तो क्या इस हालात में उसे अरेस्ट माना जाएगा? बिल्कुल अरेस्ट माना जाएगा। और यहीं एक चीज़ और बता दूँ आपको, मान लो कोई किसी को अरेस्ट करने आया है, कोई भाई उसमें लॉफुल अरेस्ट है और लॉफुल अरेस्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है कि लॉफुल अरेस्ट करने आए आप किसी को, और वहाँ पे भी उसके चेले चपाटे, अड़ोसी पड़ोसी, उसके मोहल्ले वाले कोशिश करते हैं कि उस अरेस्ट को रोका जाए, तो यहाँ पे आईपीसी के 224 और 225 ऑफ आईपीसी लागू हो जाते हैं। 224 में जब खुद के अरेस्ट को रोकते हैं, 225 में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। तो ये भी साथ साथ लिंक करके पढ़ें कि अगर लॉफुल अरेस्ट को कोई रोकता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे कितना फोर्स यूज होगा वो भी हम बात करेंगे सेक्शन 49 में। अभी सेक्शन 47 को देखते हैं, सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाय पर्सन साउट टू बी अरेस्टेड। अभी देखिए सर्च कैसे की जाएगी, हाउ सर्च विल मेड। अभी तक हमने देखा कि भाई किसी को अरेस्ट करने आए आप, बंदा नहीं मिला, तो क्या आप उसके लिए क्या करेंगे? अपन को अरेस्ट तो करना है ना, कोई पुलिस वाला आया है तो क्या किसी को घर को या किसी ऐसी जगह को क्या वो उसको अरेस्ट कर सकता है वो? और जिसके घर को वो चेक करना चाहता है, जिसके घर की सर्च करना चाहता है, उसकी क्या लीगल ड्यूटीज हैं यहाँ पे? क्या भाई उससे बुलाना पड़ेगा, उससे करना ही पड़ेगा? तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। देखिए सेक्शन कहता है आपका कि इफ़ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द वारंट ऑफ अरेस्ट, जो वारंट ऑफ अरेस्ट पे काम कर रहा है, और एनी पुलिस अफसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, दो चीज़ें हैं। वारंट जब हम आगे पढ़ते हैं आपका, जो 78 से 81 हम पढ़ेंगे आगे जाके कि कैसे कैसे वारंट इशू होता है 77 से लेकर। तो भाई जब इशू प्रोसेस होती है सेक्शन 204 में, वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, या तो सम्मन इशू कर देते हैं या फिर वारंट इशू कर देते हैं। वारंट किस में इशू किया जाता है? इन लीव ऑफ सम्मन भी वारंट इशू होता है सेक्शन 87 में। वो किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है, टू एनी पर्सन, कोई प्राइवेट पर्सन, पुलिस या किसी को भी, तो इसलिए वहाँ एनी पर्सन यूज हुआ है। एनी पर्सन जो उस वारंट में एक्ट कर रहा है, या कोई पुलिस अफसर जो सेक्शन 41 में एक्ट कर रहा है, जिसको अथॉरिटी है अरेस्ट करने की, और उन्हें रीज़न टू बिलीव हो जाता है। क्या हो जाता है? रीज़न टू बिलीव। देखिए कीवर्ड्स होते हैं ये, रीज़न टू बिलीव। मेंस एग्जाम में ऐसी चीज़ें आपको लिखनी है। रीज़न टू बिलीव हम कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन 26 ऑफ आईपीसी में पढ़ते हैं। रीज़न टू बिलीव हो जाता है कि वो व्यक्ति जो है, वो अरेस्ट करने वाला, वो किसी घर में इंटर कर गया है या किसी घर के अंदर है, तो जिस घर में या जिस बिल्डिंग में वो रह रहा है, इंचार्ज है ऑफ सच प्लेस। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ सेल। ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज अफोरसेड सच पुलिस अफसर अलाउ हिम फ्री इनग्रेस। तो भाई ये उसकी लीगल ड्यूटी बन जाती है। किसकी लीगल ड्यूटी बन जाती है? जिसकी वो जगह है,
जिसके भी घर में, मकान में, प्लॉट में या जिसके उस कोई भी प्लेस हो सकता है, उसका जो इंचार्ज है या उसका जो ओनर है, उसकी ये लीगल ड्यूटी हो जाती है कि वो पुलिस वाले को या जो भी अरेस्ट करने आया है, लॉफुल अरेस्ट, उसको फ्री इनग्रेस प्रोवाइड करे, जो लॉफुल अरेस्ट करने किसी को आया है, एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटी, और उसे सारी जो मान लो उसको सीडी चाहिए, कुछ और चाहिए, जो फैसिलिटीज उसको चाहिए उसकी इसके लिए, वो फैसिलिटीज यहाँ देगा। अच्छा, ये कैरेक्टर किस किस को देखा है? मेरे हिसाब से सबने देखा होगा भाई, हमारे दया जी हैं जो कि इंस्पेक्टर दया हैं सीआईडी के। इनका क्या काम होता है कि दया दरवाज़ा तोड़ दो। जो सिंघम मूवी आई थी उसमें भी आए थे, अजय देवगन इनको कहता है कि दया दरवाज़ा तोड़। तो दया जी का काम क्या है? दरवाज़ा तोड़ना। तो आप उन्हें सोचा है कभी कि दया जी दरवाज़ा ऐसे ही तोड़ देते हैं क्या? तो कुछ अथॉरिटी तो होगी दया जी के पास, क्योंकि जो एसीपी प्रद्युम्न है भाई, ये तो लॉ के बहुत ज़्यादा बड़े पक्के आदमी हैं, कानून के, कानून से बाहर जाके कुछ करते नहीं हैं। तो यहाँ पे दया जी जिस दरवाजे को तोड़ने की बात कर रहे हैं ना, तो दया जी वो दरवाज़ा सीआरपीसी के तहत ही उनको पावर मिला है। जी हाँ, सीआईडी के इनको पावर भी सीआरपीसी के तहत मिला दरवाज़ा तोड़ने, यानी इस घर की सर्च करने के लिए। मैं जस्ट एक एग्जांपल से कोरिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। चलिए, तो सीआरपीसी इनको पावर देती है सेक्शन 47 का सब सेक्शन 2। देखिए अभी हम पढ़ेंगे। हमने 1 में पढ़ा कि भाई उसको फ्री इनग्रेस प्रोवाइड करना, अगर इनग्रेस ऑफ सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, भाई नहीं मिल पाई पुलिस वाले को या जो भी व्यक्ति अरेस्ट करने आया है उसको नहीं मिल पाई, तो ये उसके लिए इट शैल बी लॉफुल। जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे ना बोल्ड और हाईलाइट कर दिए हैं, हालांकि इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको वहाँ से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं आप। तो जो मैंने बोल्ड कर दिए हैं ना यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपके लिए। तो इट शैल बी लॉफुल इन केस फॉर अ पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट, जो वारंट के अंडर में एक्ट कर रहा है या पुलिस वाला, एंड इन एनी केस इन विच वारंट में इशू बट कैन नॉट बी ऑब्टेन विदाउट अफोर्डिंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एस्केप। भाई वारंट तो मिल जाएगा हमें, लेकिन वारंट मिला जब तक बंदा भाग जाएगा। तो उस केस में क्या है कि पुलिस ऑफिसर टू एंटर सच प्लेस एंड सर्च देयरिन, भाई इंटर तो करेगा, कैसे इंटर करेगा? टू ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो और एनी हाउस और प्लेस। तो दया ने दरवाज़ा तोड़ दिया ना, यहाँ पे दया को पावर दे दी गई कि तुम दरवाज़ा तोड़ दो। whether that of the person to be arrested or by any other person if after notification of his authority and purpose demand that admittance duly made he cannot otherwise obtain admittance। भाई उसने पहले कोशिश करनी है वर्बल, अगर उसको कोशिश करने के बाद भी इनग्रेस नहीं मिलता, इन दैट कंडीशन ही कैन ब्रेक दैट डोर। क्लियर? अभी बात आ जाती है कि भी ऐसे तो किसी के भी घर में घुस जाएगा। अब ये क्या है भाई, ये तो किसी के बिना आप मतलब फंडामेंटल राइट्स के वो कर दिया आपने, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया। तो भाई उसके लिए क्या किया गया कि मान लीजिए वो जो जिस अपार्टमेंट को, जिस रूम को, जिस घर को तोड़ना चाहता वो इन दी ऑक्यूपेंसी ऑफ अ फीमेल है, लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे रेड कलर से अलग से हाईलाइट किया है कि नॉट बीइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, वो वुमेन को अरेस्ट करने वाला नहीं होनी चाहिए, वो वुमेन एक्यूज्ड नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे उसे अरेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं, और उसकी ऑक्यूपेंसी में है तो और कस्टम के हिसाब से वो पब्लिक में अपीयर नहीं होती है। सच पर्सन और पुलिस ऑफिसर शैल बिफोर एंटरिंग सच अपार्टमेंट गिव नोटिस टू द सच फीमेल दैट शी इज एट लिबर्टी टू विड्रॉ एंड shall afford her every reasonable facility for withstanding and may then break open the apartment and enter it। तो अगर वो किसी ऐसी महिला जिनको पर्दा नशीन बोला जाता है, किसी पर्दा नशीन वुमेन के ऑक्यूपेंसी में है, तो पुलिस वाला पहले उसको बोलेगा कि मैडम आप बाहर आ जाओ, मुझे अंदर जाना है, मुझे अरेस्ट करना है, और उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा कि उसे किस तरह से बाहर बुलाया जा सकता है। और जब वो मैडम बाहर आ जाएंगी देन ओनली पुलिस वाला अंदर जा सकता है, दरवाज़ा तोड़ सकता है। दया तभी दरवाज़ा तोड़ सकता है, यहाँ दया दरवाज़ा भी नहीं तोड़ सकता इस कंडीशन में। ये वर्डिंग आपने कुछ सुनी नहीं लगती है, क्योंकि हमने ये कहाँ पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा ये हमने सीपीसी में भी कहीं पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है सीपीसी में, याद है आपको? सीपीसी में हम 55 से लेके 59 तक पढ़ते हैं अरेस्ट के बारे में इन सिविल केसेस फॉर द एग्जीक्यूशन।
क्योंकि एग्जीक्यूशन के मामलों में होता है वहाँ पे 55 का सेकंड प्रोवाइजो यही चीज़ कहता है। सेम लैंग्वेज है, बिल्कुल लगभग सेम लैंग्वेज है वहाँ पे, कि कहीं पे भी अगर आपको पेन से वुमेन है जो जजमेंट डेटर नहीं है, यहाँ लिखा नॉट बीइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, और वहाँ लिखा हु इज नॉट अ जजमेंट डेटर। ठीक है, और भाई जजमेंट डेटर होती तो क्या होती, तो 56 में वुमेन को वहाँ पे फुल्ली एग्जाम्पशन दे दिया गया है कि किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा यदि एग्जीक्यूशन डिक्री फॉर मनी में, डिक्री फॉर मनी में किसी को भी के एग्जीक्यूट कराने के लिए नहीं किया जाएगा। ये सीपीसी की बात होगी। ऐसे इंटरलिंक करके पढ़ते रहेंगे तो आपको वो उधर वाली चीज़ें भी याद रहेंगी। अभी आ जाते हैं हम अपने सब क्लोज 3 पे। सब क्लोज 3 कहता है कि एनी पुलिस अफसर और अदर पर्सन ऑथराइज टू मेक अरेस्ट मे ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर, किसी भी आउटर या इनर डोर को ब्रेक कर सकता है, विंडो को, फैनी हाउस और प्लेस टू लिबरेट हिमसेल्फ हैविंग लॉफुल इंटर्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अरेस्ट इज डिटेन्ड देयर इन। अगर उस व्यक्ति को कहीं पे डिटेन कर रखा, देखिए यहाँ भी तोड़ने की बात कही, 3 में भी तोड़ने की बात कही, 2 में क्या था, सब सेक्शन 2 में वो छिपा हुआ था उस घर में, उस घर के अंदर था, वो बाहर नहीं निकल रहा था। 3 में क्यों तोड़ना पड़ा दया को दरवाज़ा, इसलिए तोड़ना पड़ा कि उस बंदे को वहाँ किसी ने डिटेन कर रखा था। अगर पुलिस वाले को या जो अरेस्ट करना है उसको लगता है कि वो बंदा यहाँ पे डिटेन्ड है, तो इन दैट केस ही कैन ब्रेक ओपन आउटर इनर डोर और विंडो। ये आपका 47 है। आई होप आपको 47 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे 48। देखिए 48 कहता है कि परस्यूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर ज्यूरिसडिक्शन। परस्यूट का मतलब होता है किसी का पीछा करना। तो पीछा करना कैसे है, आपने देखा होगा पुलिस वाला किसी का पीछे करते करते क्या दूसरे उसमें जा सकता है, किसी और वहाँ पे जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो देखिए बेरक क्या कहता है कि पुलिस अफसर मे फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट परस्यू सच पर्सन इनटू एनी प्लेस इन इंडिया। अब ये पुलिस वाले जो हैं भाई, इनका जुरिस्डिक्शन तो था दिल्ली में ही, ठीक है, दिल्ली के किसी पुलिस स्टेशन के वहाँ इनका लोकल जुरिस्डिक्शन था। अब ये बंदा भागते भागते पहुँच गया आगरा, तो ये आगरा में भी इसका पीछा कर सकते हैं, इसको वहाँ भी अरेस्ट कर सकते हैं, यानी कि कहीं भी उसे अरेस्ट किया जा सकता है। गॉट माय पॉइंट। ये इतनी ही बात कह रहा है, बाकी इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है ये ट्रू फॉल्स की कभी स्टेटमेंट में आ सकता है कि क्या पुलिस वाला तो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर भी किसी को पीछा करने जा सकता है, बिल्कुल पीछा कर सकता है और उसे पकड़ सकता है एट एनी प्लेस इन इंडिया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतनी लाइन इसमें। चलिए अभी देखते हैं 49 पे। 49 नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन। हमने 46 में कहा कि डेथ कॉज कर सकता है, फोर्स यूज कर सकता है। भाई कितना फोर्स यूज कर सकता है, तो वो चीज़ इसको रीड टुगेदर विद सेक्शन 46 के साथ ही पढ़ें इसको। देखिए यहाँ पे इसने बहुत क्लियर चीज़ आपको, इससे पढ़ने से पहले ही मैं एक छोटी सी न्यूज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको ध्यान होगा ड्रैक चुविन ट्रायल। ड्रैक चुविन ट्रायल था, पुलिस रिस्ट्रेंट किल्ड जॉर्ज फ्लॉयड एक्सपर्ट सेज। ये एक न्यूज़पेपर में आई थी, अभी रिसेंट अप्रैल में ये न्यूज़ आई थी। तो ये ड्रैक चुविन कौन है, ये भाई साहब जो है एक पुलिस ऑफिसर हैं। ये कौन है, पुलिस ऑफिसर हैं। और आपको ध्यान होगा बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था यूएसए में, जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अफ्रीकन अमेरिकन बंदे को पुलिस वाले ने मार दिया था। कैसे मारा था ये देखिए, ये उसकी तस्वीर है। यहाँ पे पुलिस वाले ने अपना नी जो है उसकी नेक के ऊपर रखा हुआ है, और ड्यू टू द लैक ऑफ द ऑक्सीजन उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। भाई किसी को अरेस्ट करने के लिए आप कितना फोर्स यूज करोगे, किसी की जान थोड़ी ले लोगे। तो ये चीज़ पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपने तब देखा होगा। इस न्यूज़ से आप इस सेक्शन को याद कर सकते हैं। 49 4 मतलब क्या है, 4 स्टैंड्स फॉर 4, 9 स्टैंड फॉर नो। फॉर जस्टिस नो, से नो टू सच एक्ट्स बाय द पुलिस।
पुलिस के लिए अननेसेसरी द पर्सन अरेस्टेड सेल नॉट, यहाँ देखिए सेल वर्ड यूज हुआ है, नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेन देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। जितना उसको ये अगर चाहता था इसके अगर हाथ पकड़ लेता तो भी ये नहीं भाग सकता था, एज्ड बंदा था। हालांकि यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से दिया गया वो दिया गया कि भाई ये फोर्स जो हुआ वो ऑक्सीजन की लेक ऑफ ऑक्सीजन आया। पोस्टमार्टम में भी यही आया कि उसको ड्यू टू एक्टिविटी उसकी डेथ हुई है। हालांकि पुलिस वाले की तरफ से जो दिया गया एविडेंस वो दिया गया कि भाई उसने कुछ मेडिसिन लेता था, वो हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से उसकी डेथ कॉज हुई है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला कि नहीं, वो एक रोल जरूर प्ले किया है लेकिन ड्यू टू बिकॉज ऑफ हिज एक्ट इनको सस्पेंड कर दिया गया, अभी अंडर ट्रायल है ये। तो इस न्यूज़ से देखिए, जब न्यूज़ ही आपको बहुत कुछ बता जाती है, जैसे ही न्यूज़ सुनते तो आपके माइंड में तुरंत इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ के हिसाब से सीआरपीसी का सेक्शन 49 आना चाहिए कि इंडिया में अगर ऐसा होता है तो भी सेक्शन 49 ने क्लियर कह दिया है कि आप एक्स्ट्रा फोर्स यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत दर्दनाक भी है। जो एक पुलिस का जो इमेज बना हुआ है लोगों के नज़रों में, उसको एक तरह से लोगों के दिल में वो बनाती है कि भाई हाँ, सच में पुलिस वाले गलत करते हैं। हालांकि सब पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ एक लोगों की वजह से ऐसा माहौल बन जाता है। चलिए, तो सेक्शन 49 आपको आई होप इस न्यूज़ से जब कोरिलेट करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 50 के ऊपर। पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। ये यहाँ पे देखिए बिल्कुल अधिकार की बात है और ये अगर आप वकील हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। राइट किसका? राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जिसको अरेस्ट करने आए हो उसका राइट है ये। अगर पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करने जाता है तो हमने वहाँ पहले भी 41 में भी पढ़ा उसके बारे में, 46 में हमने पढ़ा कि अरेस्ट हाउ मेड, किस तरह से क्या प्रोसीजर होगा। अरे मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पढ़ा हमने 41B में कि भाई 41B में किस तरह से वो अरेस्ट करेगा, उसको भाई नेम टेप प्रॉपर पहनेगा, तो सारी चीज़ें हमने वहाँ पढ़ी कि 2 विटनेस बुलाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट। भाई अगर वारंट के साथ हो तो वारंट दिखाना है उसको, लेकिन अगर विदाउट वारंट हो तो यू हैव टू कम्युनिकेट हिम फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस। उसको ऑफेंस के सारे पर्टिकुलर्स बताने हैं आपको कि भाई कौन कौन से ऐसे आपने ऑफेंस क्या किया है, सारे पर्टिकुलर्स वहाँ पे बताने हैं उस बंदे को। अब ये मान लीजिए अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया जो बेलेबल है, तो इन एनी केस जहाँ पुलिस अफसर ने किसी को बिना वारंट अरेस्ट किया है, अदर देन ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल, अदर ये वर्ड यूज हुआ है, इसको ध्यान देना, अदर देन यानी कि बेलेबल ऑफेंस की बात कह रहा है। अगर किसी को बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है, इन दैट केस ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन हु द पुलिस ऑफिसर हु इज कमिंग टू अरेस्ट, ही विल इन्फॉर्म, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for sureties on this behalf. But you can give sureties and you can be released on bail because it is a bailable offense. Bailable offense कहाँ डिफाइन है? 2K में। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल दोनों यहाँ पे डिफाइन है सेक्शन 2K में। जब भी कोई ऐसा वर्ड आता है तो कोरिलेट दैट विद अनदर वर्ड। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, जो किसी भी पर्सन के राइट्स क्या क्या हो सकते हैं अरेस्टेड के। जब आप अरेस्टेड राइट पर, जैसे हम आगे सेक्शन 55 जो पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि जब कोई सुपीरियर ऑफिसर किसी को डिटेल कर देता है, अपने जूनियर ऑफिसर को डेप्यूट कर देता है, ठीक है, डेप्यूटिंग द सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट समवन, तो इन दैट केस देखिए वारंट इशू नहीं हुआ है, एसएचओ ने क्या किया, नीचे किसी हवलदार को बोल दिया कि जाओ और उसको अरेस्ट कर लो, तो बोलने से नहीं चलेगा। ही हैज़ टू गिव अ रिटन ऑर्डर टू दी हवलदार एंड दैट हवलदार हैज़ टू शो दैट रिटन ऑर्डर टू दी पर्सन टू हुम ही इज गोइंग टू अरेस्ट, कि मैं आपको अरेस्ट करना है, मेरे पास ये ऑर्डर है एसएचओ साहब और आपको चलना पड़ेगा। वारंट नहीं है वहाँ पे, वहाँ वो रिटन ऑर्डर उसको दिखाना पड़ेगा। तो ये अजीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम है केस, हालांकि सेक्शन 55 में भी हम इसको करेंगे, तो उस केस में ये चीज़ क्लियर कह दी गई थी कि भाई राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ये राइट है उस बंदे का। और जब आप राइट्स की बात करते हो ना डियर फ्रेंड्स, तो आप राइट्स के लिए कभी भी जब पढ़ते हो
तो सेक्शन 50, सेक्शन 55, सेक्शन 75 जहाँ पे हम वारंट पे किसी को अरेस्ट करते हैं, और आर्टिकल 22 का सब आर्टिकल 1, आर्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों को ना एक साथ पढ़ें। ये सारे के सारी चीज़ें बात करती हैं अबाउट द राइट ऑफ द पर्सन जिसको अरेस्ट करने आ रही है पुलिस, उस व्यक्ति के सारे अधिकार जो हैं ये सारे सेक्शंस बताते हैं आपको। अभी देखते हैं 50A कि भाई ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एटसेट्रा टू अ नॉमिनेटेड पर्सन। ये हमने 41B में भी हालांकि पढ़ा था कि एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड गिव द इन्फॉर्मेशन। देखिए बोल्ड इटैलिक को आप भी अपने बैरक में हाईलाइट कर लें। इन्फॉर्मेशन देगा रिगार्डिंग सच अरेस्ट एंड प्लेस, कि हमने उसे कहाँ अरेस्ट किया है, कहाँ रखेंगे, वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज बीइंग हेल्ड टू एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स रिलेटिव्स, जहाँ पे कौन सा प्लेस जहाँ उसे रखा जाएगा। भाई हमने उसको अरेस्ट कर लिया है, उसको और सो एंड सो पुलिस स्टेशन में हम रखेंगे, वो बताया जाएगा, और उसके फ्रेंड्स को, रिलेटिव या किसी भी व्यक्ति को जिसको वो नॉमिनेट करता है, जिसके बारे में वो कहता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन इसको दे दी जाए। एंड पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट्स, और उसके अधिकारों के बारे में भी बताएगा जैसे उसे पुलिस स्टेशन लाया जाएगा। भाई तुम अपना कोई बंदा बताओ, हम उसको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर तुम्हारा बेलेबल ऑफेंस है तुम बेल ले सकते हो। ये सारे अधिकार उसको बताए जाएंगे। अब देखिए 56 भी एक तरह से देखा जाए तो उसका राइट है, 54 भी उसका राइट है जहाँ पे वो अपना मेडिकल करवा सकता है, पुलिस वाला उसको मना नहीं कर सकता। 57 भी राइट है कि 24 घंटे ज़्यादा आप किसी को अपने यहाँ डिटेंशन में नहीं रख सकते। तो एक तरह से सारे के सारे जो है एक्यूज पर्सन के राइट हैं, और वकील होने के नाते आपको लूप होल्स यहीं से निकालने होते हैं। अभी 50A क्या कहता है कि जब उसने किसी को बता दिया, पुलिस स्टेशन ले आए, आपने बताया कि भाई आप अपने किसी सगे संबंधी को, मित्र को बता सकते हो, आप बताओ हम इन्फॉर्म करेंगे, आप बताओ किसको बताना है। उसने बोला कि सो एंड सो को बता दूँ, तो उसकी एक एंट्री बनेगी कि किसे इन्फॉर्म किया गया है। भाई रिकॉर्ड कहाँ बनेगा? ऐसे तो पुलिस वाला बोल देगा कि मैंने तो जी इसने मैंने इससे पूछा था और मैंने उनको बता दिया था। अब ये झूठ बोल रहे हैं, तो भाई कोर्ट उसकी बातों को नहीं मानेगा। तो यहाँ पे ना एक रजिस्टर रहता है जो कि पुलिस स्टेशन में रहती है। ये कैसी रहती है? स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है भाई, जिसे जिस तरह से रखना चाहिए, लेकिन वहाँ एक रजिस्टर होना चाहिए, एक बुक होनी चाहिए, और वहाँ ये एंट्री बननी चाहिए कि सो एंड सो बंदे को अरेस्ट करके लाया गया, उसको हमने सारी चीज़ें बताई, उसने बोला कि भैया मेरे सो एंड सो बंदे को इन्फॉर्म कर दो, हमने उसको इन्फॉर्म किया। दीज एंट्रीज मस्ट बी मेड इन दैट। और ये मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है भाई। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है, ये मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि अपने आप को सेटिस्फाई करे कि जो सब सेक्शन 2 यानी कि उसके किसी बंदे को इन्फॉर्म किया गया कि नहीं किया गया, और सब सेक्शन 3 की एंट्री बनी या नहीं बनी उस बुक में, इन सब को फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। जब उसके सामने बंदा लाया जाएगा तो मैजिस्ट्रेट अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, जब भी वो व्यक्ति उसके सामने प्रोड्यूस किया जाता है। ये आपका सेक्शन 50A था। अभी हम बात करेंगे जी, आप किसी को अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आए, सेक्शन 50 में आपने उसको बोला कि भाई आपके ये राइट्स हैं, मैजिस्ट्रेट ने कंफर्म किया कि रजिस्टर में एंट्री हुई कि नहीं हुई, बंदे को बताया गया कि नहीं बताया गया। उसके बाद जब आ जाता है तो जनरली आपने देखा होगा कि भाई जब आदमी जेल से जाता है तो उसको उसका सामान लौटाया जाता है। सारे सामान के साथ तो जेल में रखा नहीं जाता, तो यानी उसकी सर्च कैसे की जाएगी, सेक्शन 51 बताता है कि जब भी कोई व्यक्ति जिसे अरेस्ट किया जाता है किसी पुलिस अफसर के द्वारा अंडर ए वारंट विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ बेल, या तो उसको बेल नहीं मिलती है। आपको बेलेबल वारंट के बारे में भी हम आगे जब वारंट समन वारंट पढ़ेंगे तो बेलेबल वारंट भी इशू करता है कोर्ट, यानी कि वारंट पर ही बेल हो जाती है। अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड्स फॉर टेकिंग द बेल बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश द बेल, यानी जहाँ बेल का प्रोविजन तो था लेकिन वो बंदा बेल नहीं दे पाता है। और जब ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है विदाउट वारंट या किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा, कैन नॉट लीगली बी एडमिटेड अ बेल और अनेबल टू फर्निश द बेल। तो यहाँ तक बताया गया है कि किस कौन कौन अरेस्ट करेगा, क्या किन किन हालातों में अरेस्ट किया जा सकता है। द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय ए प्राइवेट पर्सन, द पुलिस ऑफिसर टू हुम मेक ओवर द पर्सन। हमने सेक्शन 43 में पढ़ा था कि जब भी कोई प्राइवेट पर्सन किसी को अरेस्ट करेगा
तो उस बंदे को तुरंत हैंड ओवर कर देगा किसको, पुलिस वाले को, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस वाला वहाँ पे क्या करेगा, उसे सर्च करेगा एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल द आर्टिकल अदर देन नेसेसरी वियरिंग अप्रैल। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि उसके नेसेसरी वियरिंग अप्रैल को छोड़ के उसके पास जो भी आर्टिकल्स मिलते हैं उनको सेफ कस्टडी में रख दिया जाएगा और उन सब की एक लिस्ट बनाई जाएगी। जो आर्टिकल उससे सीज किए गए हैं उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और अरेस्टेड पर्सन को उसकी एक रिसिप्ट दी जाएगी कि आपके यही आइटम्स आपसे बरामद हुए हैं और ये पुलिस स्टेशन में मालखाना में सेफ रखे हुए हैं। और वो रिसिप्ट इस बात का प्रूफ हो जाती है कि पुलिस अफसर ने उससे वो आइटम्स लिए हैं। तो ये आपका सेक्शन 51 का सब क्लॉज 1 है। सब क्लॉज 2 यहाँ एक ही बात कहता है कि इन केस अगर कोई फीमेल है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि वुमेन को आप नाइट में अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, वही बात यहाँ पे क्या कहता है कि भाई अगर किसी फीमेल को अरेस्ट करके लाया गया है तो उसकी सर्च कौन करेगा, उसकी सर्च दूसरी महिला ही कर सकती है विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। मैंने वहाँ भी बात की थी कि बहुत डिसेंसी के साथ में। अभी देखिए बहुत सारे वही वेपन्स हैं। मान लीजिए उस बंदे के पास जिसको अरेस्ट करके लाए वो एक गैंगस्टर टाइप है, उसके पास कुछ ऑफेंसिव वेपन है, तो जो ऑफिसर है या अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड may take from the person arrested any offensive weapons which he has about the person and shall deliver all the weapons so taken to the court or officer before which whom the officer or person making the arrest is required this court to produce the person arrested। भाई ये देखो माल तो आपने चीज़ें तो वहाँ रख ली थी 51 में, लेकिन 52 में अगर कोई भी ऑफेंसिव वेपन मिलता है तो जिस मैजिस्ट्रेट के सामने आप उसको लेकर जाएंगे यू हैव टू प्रोड्यूस all those offensive weapons in front of the magistrate। Got my point? भाई उसके पास जो भी हथियार वगैरह मिलते हैं इस तरह के, ठीक है, भाई चाकू हो सकता है, पिस्टल हो सकती है, नाइफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उन सब चीज़ों को उसके सामने पेश किया जाएगा। अभी चलते हैं 53 पे। 53 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस। अब देखिए मेडिकल में मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब भी मेडिकल की बात हम करते हैं तो मेडिकल में क्या होगा, मेडिकल 2 तरह से होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लें अपने रजिस्टर में। एक मेडिकल होता है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, यानी कि आईओ को या पुलिस अफसर को जब लगता है कि भाई इस बंदे का तो मेडिकल कराना ज़रूरी है क्योंकि हमें उससे एविडेंस मिलेंगे जो इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल होंगे। या दूसरी कंडीशन आ जाती है कि जब अरेस्टेड पर्सन रिक्वेस्ट करता है कि भाई उसका मेडिकल होना चाहिए। ये सेक्शन 54 है और यहाँ पे आपका सेक्शन 53 है। तो ये दोनों के दोनों सेक्शन मेडिकल से रिलेटेड बात करते हैं। इसी बीच में एक और सेक्शन बीच में डाल दिया गया है 53A, जो बात करता है एक्यूज्ड के मेडिकल की, जो रेप का एक्यूज्ड होता है, रेप एक्यूज्ड ऑफ रेप, उसके मेडिकल की यहाँ बात करता है किस तरह से रिपोर्ट बनेगी। अब यहीं पे विक्टिम का कहाँ पे होता है, 164A आपको बताता है विक्टिम के बारे में, जहाँ पे विक्टिम का मेडिकल, जो विक्टिम ऑफ रेप है उसका मेडिकल होता है। तो इन दोनों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे खरम। ये पूरा का पूरा मेडिकल से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शन आपके यहाँ पे आ जाते हैं, सेक्शन 53 आ जाता है, 53A, 54 और 164A, ये सारे मेडिकल से रिलेटेड बात करते हैं। अभी देखिए 53 क्या कहता है, हम इसको समझते हैं। ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence, कि भी अगर उसका इन पर्सन एग्जामिनेशन किया जाए डॉक्टर के द्वारा, वो एविडेंस के तौर पे होगा टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, कि उसने ऑफेंस किया है। It shall be lawful for the registered medical practitioner acting at the request of police officer not below the rank of सब इंस्पेक्टर। भाई मिनिमम सब इंस्पेक्टर ही है जो पुलिस डॉक्टर को जाके बोलेगा कि मेडिकल कर दो, नहीं तो नहीं करेगा। ये भी यहाँ पे एक
हालांकि इंडेक्स बेस्ड ही इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन ये चीज़ें भी देखें इसमें कि रैंक क्या हो सकती है। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल जाता है, एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ in his aid under his direction to make such examination of person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such as evidence and to use such force is reasonably necessary to that purpose। इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर वो एक्यूज्ड मेडिकल कराने से मना करता है तो वहाँ पे जो नेसेसरी फोर्स है उसके ऊपर दबाव बना सकता है कि तुम्हें मेडिकल कराना पड़ेगा, डरा धमका के उसके ऊपर जितना ज़रूरी है मेडिकल कराने के लिए, और वहाँ पुलिस वाला भी प्रेजेंट रहेगा। दूसरी चीज़ आती है, अगर भाई किसी महिला का ही मेडिकल होना है तो भाई महिला का मेडिकल तो देखिए इन द सुपरविजन ऑफ फीमेल ही होगा, फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर के ही होगा। मेड बाय योर अंडर, यानी कि अगर जेंट्स को करना पड़ा तो वहाँ पे वो फीमेल सुपरविज़न करेगी, और अगर नहीं है तो फीमेल खुद करेगी। महिला डॉक्टर वहाँ पे उसका सुपरविज़न भी कर सकती है और खुद से भी कर सकते हैं। मान लो वो स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन जो वो मेडिकल होगा अगर जेंट्स भी कर रहा है तो उसकी प्रेजेंस में होगा, उसके सुपरविज़न में होगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 53A की। हम बात कर चुके हैं कि भाई एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखिए, जब किसी एक्यूज्ड ऑफ रेप को पकड़ा जाता है जिसने या तो रेप किया है या अटेम्प्ट किया है उस रेप का, और वहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड है कोई इस बात का बिलीव करने के कि उसका एग्जामिनेशन तो करना ही पड़ेगा। देखिए सिंपली भी रेप वाले में तो करना ही करना है मेडिकल, तो वहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं। कंडीशन क्या है कि ये लॉफुल होगा कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट बाय ए लोकल अथॉरिटी, भाई वहाँ पे सरकारी अस्पताल में कराना है, और इन केस वहाँ के 16 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई आपका सरकारी अस्पताल नहीं है जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, ठीक है, तो कोई दूसरा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी वहाँ पे आपका मेडिकल एक्यूज्ड का मेडिकल कर सकता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अगेन SI सब इंस्पेक्टर। अब भाई तो पहली चीज़ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट आ गई कि इंडेक्स बेस्ड आ गया। दूसरी चीज़ क्या आ गई कि भाई अगर 16 किलोमीटर का एक क्लॉज आ गया कि अगर 16 किलोमीटर में फ्रॉम द इन द विसिनिटी ऑफ द ऑफेंस वेयर कमिटेड कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है तो किसी दूसरे मेडिकल प्रैक्टिशनर से करा सकते हो। तो भाई वो क्या करेगा, एग्जामिनेशन करके ना विदाउट डिले रिपोर्ट तैयार करेगा। अब सेकंड बताता है ड्यूटी ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, ड्यूटी ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर की। अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन सेल्फ विदाउट डिले एग्जामिन सच पर्सन प्रिपेयर ए रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस रिपोर्ट में वो क्या क्या लिखेगा देखिए, वो लिखेगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज्ड, एज ऑफ द एक्यूज्ड, मार्क्स ऑफ इंजरी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन एक्यूज्ड, DNA प्रोफाइलिंग या अदर मटेरियल पर्टिकुलर इन रीजनेबल डिटेल्स। ये सारे के सारे जो आपके 1 to 5 तक दे रखे हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस रिपोर्ट का पार्ट, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आता है कि द रिपोर्ट सेल स्टेट प्रिसाइजली द रीज़न फॉर सच कंक्लूजन अराइव्ड एट। भाई डॉक्टर जो फाइनल रिपोर्ट बनाएगा उसका रीज़न उसको डिटेल अच्छे से लिखना है। उसमें एग्जैक्ट टाइम लिखा जाएगा कि भाई कब शुरू किया गया और कब कंप्लीट हुआ, ये चीज़ वहाँ लिखी जाएगी। और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सेल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू IO। वो डॉक्टर क्या करेगा, IO को रिपोर्ट देगा। IO क्या करेगा, 173 के चालान के साथ लगा के कोर्ट को दे देगा। तो 53A जो है इसको किसके साथ पढ़ना है, रीड टुगेदर 164A के साथ पढ़ना है। ये आप याद रखिए 164A में क्या होता है, विक्टिम ऑफ द रेप का मेडिकल होता है और एक्यूज्ड का 53A में होता है। ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। जैसे देखिए 164, अब इस 1 को क्या करना है आपको, एक्यूज्ड है तो इसको 6 में से 1 गया 5, 4 में से 1 गया 3, क्या बन गया 53A इसके साथ A यहाँ भी है। इन दोनों में एक रिलेशन आप अपने खुद की ट्रिक बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसी की बनाओ।
नाउ सेक्शन 54, यहाँ पे देखिए जो मेडिकल होगा ना, ये मेडिकल अरेस्टेड पर्सन कराएगा। अब अरेस्टेड पर्सन को लगता है कि पुलिस उसे मार पीट सकती है, उसके साथ भाई 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा सकता है, तो टू प्रूव हिमसेल्फ कि भाई अपनी इनोसेंसी प्रूव करने के लिए वो अपना मेडिकल कराता है कि जब मुझे अरेस्ट किया गया उस वक्त मैं बिल्कुल ठीक था, अगर उसके बाद उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए पुलिस अथॉरिटी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगी। ये जो इंसर्ट किया गया था ये किया गया था 2008 में। 2008 से पहले सेक्शन 54 था, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। इसका नाम ही पहले ये था, लेकिन बाद में इसको अमेंड कर दिया गया, 2008 में इसको डाला गया एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। ये कहता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसका मेडिकल कैसे होगा। देखिए, जब कोई अरेस्टेड पर्सन है, किसी को अरेस्ट किया जाता है, तो उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए मेडिकल ऑफिसर के द्वारा इन दी सर्विस ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, कि भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके उसमें उसका मेडिकल होना चाहिए। इन केस द मेडिकल ऑफिसर इज़ नॉट अवेलेबल, भाई कोई सरकारी मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, सून आफ्टर द अरेस्ट इज मेड। यहाँ इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है इसने सून आफ्टर द अरेस्ट मेड। ये इसलिए होता है कि जहाँ पे अरेस्टेड पर्सन अपनी इनोसेंसी प्रूव कर सके। 53 में और 54 में यही डिफरेंस है कि 53 में पुलिस कराती है ताकि उसको एविडेंस मिले, और 54 में अरेस्टेड पर्सन कराता है। और यहाँ भी वही सेम क्लोज, अगर फीमेल है तो भाई फीमेल मेडिकल अफसर करेगी, नहीं है तो कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगी फीमेल, वही उसका मेडिकल करेगी अगर लेडी है तो। ये प्रोवाइजो भी जहाँ पे आते हैं ना, इनको भी थोड़ा सा ध्यान से देखा करें। उसके बाद आता है 54 का सब क्लोज 2। सब सेक्शन 2 कहता है कि मेडिकल ऑफिसर ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सो एग्जामिन द अरेस्टेड पर्सन सेल्फ प्रिपेयर अ रिकॉर्ड ऑफ सच एग्जामिनेशन। एक रिपोर्ट तैयार करेगा कि भी कोई इंजरी तो नहीं है, कोई मार्क्स ऑफ वायलेंस तो नहीं है उसकी बॉडी पे, ताकि भी बाद में अगर पुलिस वाले ने कुछ गलत किया, उसको मारा पीटा, तो वो चीज़ प्रूव की जा सके। एंड द अप्रॉक्सीमेट टाइम व्हेन सच इंजरीज एंड मार्क्स हैव बीन इन्फ्लिक्टेड। और भाई अगर इंजरीज हैं, मान लो भाई एक्यूज्ड को भी वहाँ पे चोट लगी हुई हैं, तो वो चोट कब लगी है, किस टाइम पे लगी है, कैसी चोट है, ये सारी की सारी एक रिपोर्ट वहाँ पे वो तैयार करता है। और मैं बता दूँ सेक्शन 54 की जो रिपोर्ट है ये आपके एक्यूज्ड के ही काम आती है, एक्यूज की इनोसेंसी प्रूव करती है। ये शो करता है कि बाद में पुलिस ने उसके साथ मारपीट की है या नहीं की है। सब सेक्शन 3 यहाँ पे क्या कहता है, सब सेक्शन 3 कहता है कि वेयर एन एग्जामिनेशन इज मेड अंडर सब सेक्शन 1 अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी फर्निश्ड बाय मेडिकल ऑफिसर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज द केस मे बी टू द अरेस्टेड पर्सन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी 53 में जो डिफरेंस समझना आपको, तो आपको यहीं पता लग जाएगा कि वहाँ पे आईओ को या पुलिस अफसर को देनी थी, और यहाँ पे या तो अरेस्टेड पर्सन को दी जाएगी या पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच अरेस्टेड पर्सन। इसलिए मैंने आपको बताया कि एक्यूज्ड पर्सन का डिफेंस है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द एक्यूज्ड पर्सन नॉट फॉर द पुलिस। तो आपको 53 और 54 का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब इसका इंडेक्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो नहीं समझ पाते हैं उसको। आई होप आपको 54 भी क्लियर हो गया होगा। नाउ हमने यहाँ तक देखिए बात कर ली है। आज सीआरपीसी में अरेस्ट के बारे में हमारा सेकंड वीडियो था। यहाँ पे हमने आज 45 से लेकर के 54 तक पढ़ लिया है। इसके बाद 54A से लेकर 60A तक हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा 167 के साथ मिला के अगर हम उसको पढ़ेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। अगर मैं इसी में उसको कवर अप करने की कोशिश करूँगा तो वो उतना अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी और वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो बेटर है कि आप उस नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखें, उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। टोटल आप देखेंगे तो 3 वीडियो हो जाएंगे हमारे अरेस्ट को लेकर, और इन तीनों वीडियो में अरेस्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी अरेस्ट क्या है। पहले वाले वीडियो का लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ से भी देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और आप मुझे चाहें तो मेल भी कर सकते हैं mklegalshiksha@gmail.com, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इस पूरे वीडियो का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा।
तो आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो लग कैसे रहे हैं। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, एंड अगेन सेम प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर किया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे इस बात का एक मोटिवेशन देती हैं। अगर वीडियो अच्छे बताते हैं आप तो मैं और भी मेहनत करने की कोशिश करता हूँ जिससे और अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूँ। माई एम इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन द बेसिक लेमन लैंग्वेज अबाउट द बेयर एक्ट्स, अबाउट द इम्पोर्टेंट एरियाज, एंड सो दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर अ जुडिशियल सर्विसेज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्क हार्ड। जय हिंद, जय भारत।